Today in this video, I will be discussing with you the concept of revenue. आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रेवेन्यू वर्ड का क्या मतलब है। रेवेन्यू का मतलब है इनकम। ठीक है, कुछ भी गुड्स को सेल करने के बाद जो आपके हाथ में इनकम आती है उसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू। यही मैंने लिखा है, इट रेफर्स टू मनी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। गुड्स को सेल करने के बाद जो आपके हाथ में मनी आती है उसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। देखो, रेवेन्यू की 3 टाइप्स है, हम एक एक करके तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब, जब हम सारे गुड्स सेल कर देते हैं और उस गुड्स को सेल करने के बाद जो हमारे पास इनकम आती है उसको कहते हैं टोटल रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर हर साल के बाद अपनी बैलेंस शीट टैली करता है। ठीक है, और वो साथ में ये देखता है कि उसने पूरे साल में कितने गुड्स सेल किए और उस गुड्स को सेल करने के बाद उसको कितनी इनकम मिली। वो जो इनकम होगी सारे गुड्स को सेल करने के बाद, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, टोटल रेवेन्यू। यही मैंने लिखा है, इट रेफर्स टू टोटल रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। सारी रिसिप्ट्स जो हमें मिली है गुड्स को सेल करने के बाद, तो उसको क्या कहेंगे, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है। तो अगर मैंने टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो आपको पता है ये चीज़, तो टोटल रेवेन्यू कैसे बनेगा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू प्राइस। तो ही हम इनकम को डिटरमाइन कर सकते हैं ना, टोटल इनकम हमें कैसे मिली। हम ऐसे ही करेंगे ना, अगर हमें सपोज करो क्वांटिटी दी है और प्राइस दिया है, पर यूनिट ऑफ प्राइस दी है। ठीक है, और हमने बोला कि इनकम निकालो कि साल के बाद एंटरप्रेन्योर ने कितनी उसको इनकम मिली है। तो हम कैसे करेंगे, जितने उसने सारे साल में यूनिट सेल किए मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट प्राइस, उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू निकल जाएगी। तो यही मैंने फॉर्मूला लिखा है, TR इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय P। Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी सोल्ड एंड P स्टैंड्स फॉर प्राइस। अगला है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज वर्ड से ही पता चल जाता है। एवरेज का अगर हम मतलब देखें तो एवरेज कैसे कैलकुलेट होती है, सम टोटल ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब एवरेज हम रेवेन्यू निकाल रहे हैं, तो इट इज डिफाइंड एज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट सोल्ड। ठीक है, जब टोटल रेवेन्यू को आउटपुट सोल्ड के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो निकल जाएगी एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी कहते हैं, वो मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगी कि कैसे प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AR इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, अब TR क्या, अभी मैंने देखा आपको बताया कि TR कैसे ड्राइव करते हैं। TR होता है P इंटू Q या Q इंटू P, कैसे भी लिख लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, P इंटू Q डिवाइडेड बाई Q आता है, Q नीचे लिखेंगे, मतलब एक मिनट में आपको दोबारा बता देती हूँ। जैसे P इंटू Q डिवाइडेड बाई Q, Q कैंसिल हो गया और आंसर आ गया P। तो हम अब ये कह सकते हैं कि AR जो है वो प्राइस के इक्वल होता है। ठीक है, अब लास्ट हमारा आता है मार्जिनल रेवेन्यू। जस्ट अ सेकेंड, लास्ट हमारा आता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, इट इज डिफाइंड एज एडिशन इन टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड। जब एक एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट सेल करते हैं तो उससे हमें जो रेवेन्यू मिलती है उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, सपोज करो कि मैंने, अगर मेरी TR 9 यूनिट्स को सेल करने के बाद है, आप ले लो 100, और 10th यूनिट अगर मैं सेल करती हूँ तो मेरी टोटल रेवेन्यू हो जाती है, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने के कारण मेरी टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाती है 120 पे। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एक यूनिट का एडिशन किया। देखो 9 से 10 किया तो एक यूनिट एडिशन मैंने सोल्ड किया। अब वो एडिशन जो मैंने सोल्ड किया उससे मुझे रेवेन्यू कितनी की जनरेट हुई, मतलब मेरे को जो मैंने एडिशन किया एक यूनिट का उसके कारण मुझे रेवेन्यू का 20 रुपीज़ का गेन हुआ। ठीक है, वो एडिशन वाली वैल्यू को ही मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है। ठीक है, उस एडिशन वाली वैल्यू को ही मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। अब मैंने कैसे निकाला, देखो मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, TR10
माइनस TR9, ऐसे ही निकाली ना। तो अब मार्जिनल रेवेन्यू का जब मैंने फॉर्मूला बनाना है तो फिर मैं ऐसे ही लिखूंगी MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN-1। TRN जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया TR10 और माइनस TRN-1 मतलब 10 माइनस 1 मतलब TR9। तो 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20 मेरी हो जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू। वैसे मैंने मार्जिनल वर्ड का मीनिंग आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ, जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मैंने आपको किया, इसके अलावा मैंने कॉस्ट चैप्टर में भी किया, प्रोडक्शन फंक्शन में भी किया। तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू का डेफिनेशन समझने में कोई अभी तक प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, पर तब भी मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया। क्योंकि हर जगह जहाँ पे मार्जिनल आता है ये होता है बस रेवेन्यू है तो थोड़ी सी डेफिनेशन मोल्ड हो जाती है, बाकी मेन मार्जिनल वर्ड का मीनिंग तो सेम ही रहता है। ठीक है, अब हम आगे करेंगे रिलेशनशिप स्टडी। जो हमने टाइप्स ऑफ रेवेन्यू पढ़े उसके बीच में हम रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन TR, MR, AR व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट। ब्रैकेट में मैंने लिखा परफेक्ट कंपटीशन, मतलब परफेक्ट कंपटीशन की ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें प्राइजेस और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, मतलब वो सेम रहते हैं। ठीक है, वैसे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मार्केट फॉर्म्स के लिए जिसमें मैं सारी टाइप्स ऑफ मार्केट एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, पर अभी मैं थोड़ा जर्नल सा आइडिया आपको दे देती हूँ कि जैसे यहाँ पे मैं परफेक्ट कंपटीशन का आपको कंसेप्ट समझाने लगी तो परफेक्ट कंपटीशन का एक जर्नल सा मीनिंग दे देती हूँ। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बायर्स और बहुत ज़्यादा सेलर्स है जो होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है, देखो सपोज करो, इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ। एक मार्केट है, ठीक है, सपोज करो ये मार्केट है, इसके अंदर ना 10 फॉर्म जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लगा दिए है, लाइंस लगा दी। आप सपोज करो ये जितनी भी कितनी लगाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइंस लगी है। ठीक है, ये 10 लाइंस जो है वो फॉर्म्स है, ठीक है, जो मार्केट में काम कर रही है। ठीक है, अब ये मार्केट में जो काम कर रही है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, सारी 10 फर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है। अब जब हम इन सारी फर्म्स को हमने कंबाइन करना है तो हम इसका नाम दे देंगे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में ये सारी 10 की 10 फर्म्स आएंगी। ठीक है, ये सारी 10 की 10 फर्म्स आएंगी। अगर ये गिवन इंडस्ट्री में सारी फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहा है, मतलब बहुत एक्सेस प्रॉफिट्स हो रहा है, तो मार्केट के बाद सपोज करो ये 5-6 इंडस्ट्रीज हैं, सॉरी फर्म्स हैं, एग्जिस्ट कर रही है, वो जब ये देखेंगी कि ये मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ये फर्म्स को, गिवन फर्म्स को, ये वाली फर्म्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर जाएंगी। ठीक है, वो इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर जाएगी। पर जो अगर ये एग्जिस्टिंग फर्म्स को, ये जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है जो कि इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर रही है, इनको लॉसेस इनकर होंगे, मतलब इनको बहुत ज़्यादा अगर लॉसेस इनकर होंगे तो कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो लॉसेस में तो काम करना चाहता नहीं है। ठीक है, तो वो फर्म्स को पूरा राइट होता है, वो फर्म्स अपनी आप को बंद करके इंडस्ट्री में से बाहर भी निकल सकते हैं जब उनका दिल करे। ठीक है, जब उनका दिल करे तो वो बाहर भी निकल सकते हैं अगर उनको लगे कि हमें लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, यही मैंने लिखा है कि यहाँ पे फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स की ऑप्शन अवेलेबल होती है, मतलब फ्री एंट्री और एग्जिट हम कर सकते हैं, हमारी मर्जी। ठीक है, लास्ट में मैंने एक्सप्लेन किया कि जो प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट है ना वो डिटरमाइन कौन करता है, इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फर्म नहीं डिटरमाइन करती कि मैंने अपना प्रोडक्ट, देखो सेल तो यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होना है। ठीक है, ये नहीं होगा कि एक फर्म 10 रुपीज़ में, सपोज करो ये वाली फर्म जस्ट अ सेकेंड, ये नहीं होगा कि ये वाली फर्म जो है वो 10 रुपीज़ में प्रोडक्ट सेल करे, ये वाली फर्म 20 रुपीज़ में करे, ये वाली 30 में करे, ये वाली 5 में करे, ऐसा सिस्टम नहीं होता। देखो सेल तो सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट सेल करे, तो इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है कि सारी फर्म्स जो कि इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर रही है वो प्रोडक्ट कितने प्राइस पे बेचेंगी।
ठीक है। वो सपोज करो अगर डिसाइड कर ले कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 10 रुपीज़ में बेचना है, तो जितने भी इंडस्ट्री में फर्म्स एग्जिस्ट करेंगे उनको सबको वो प्रोडक्ट को 10 रुपीज़ में ही बेचना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है द प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट आर डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट। दिस मीन्स द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट सेम प्राइजेस बाय ऑल द फर्म्स। सारी फर्म्स जो एग्जिस्ट करती है इंडस्ट्री में वो सारी फर्म्स प्रोडक्ट को सेम प्राइस पे ही सेल करती है। ठीक है, अब हम इसका रिलेशनशिप स्टडी करते हैं AR, MR और TR का। आपको परफेक्ट कंपटीशन का आइडिया तो हो ही गया कि क्या बेसिकली ये मार्केट होती है, कैसे ये मार्केट होती है। अब हम इसका रिलेशनशिप करते हैं। रिलेशनशिप समझाने के लिए मैं टेबल और डायग्राम की हेल्प लूंगी। देखो, मैंने आपको क्या बताया कि प्राइजेस जो होते हैं, अभी बताया कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्राइजेस जो प्रोडक्ट्स के होते हैं वो सेम रहते हैं, मतलब कांस्टेंट रहते हैं। और प्राइजेस को क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में बताया था, प्राइजेस को AR भी कहते हैं। तो मतलब AR जो होएगा वो कांस्टेंट रहेगा। देखो, मैंने AR की वैल्यू हर जगह हर लेवल ऑफ आउटपुट पे 10 ही ली। अगर आउटपुट सोल्ड 1 है, अगर मैंने फर्स्ट आउटपुट एक ही आउटपुट सेल किया तब भी AR की वैल्यू 10 है। अगर मैंने आउटपुट मतलब 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट सेल किए तब भी AR की वैल्यू 10 ही है। ठीक है, मतलब हर यूनिट ऑफ आउटपुट में AR की वैल्यू 10 ही रहेगी। ठीक है, अब मेरे AR कैलकुलेट हो गया। अगर AR कैलकुलेट हो गया तो मैं आराम से MR और TR भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, देखो, AR का फॉर्मूला है AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q, मतलब क्वांटिटी सोल्ड। अब मेरे पास देखो AR की वैल्यू है तो मैंने TR की वैल्यू निकालनी है। मैंने TR की वैल्यू निकालनी है तो मैं Q को AR के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो TR की वैल्यू कैसे निकलेगी, AR इंटू Q, TR की वैल्यू निकल जाएगी। देखो मैंने कैसे निकाला, जब फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट सेल था सोल्ड था तो AR की वैल्यू थी 10 और आउटपुट की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आया 10। अगला अगला AR की वैल्यू है 10, आउटपुट सोल्ड है 2, 2 इंटू 10 की वैल्यू आई 20, फिर 3 इंटू 10 की वैल्यू आई 30, 4 इंटू 10 की वैल्यू आई 40। ठीक है, अब हमारा TR भी निकल गया। अब हमने निकालना है MR। MR का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, MR का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था, MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN -1। ये चीज़ याद रखना कि फर्स्ट यूनिट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड में TR, MR और AR की वैल्यू इस केस में होती है 10, सेम रहती है। मतलब मैंने यहाँ पे 10 की एग्जांपल ले ली इसलिए मैंने 10 बोल दिया, अदरवाइज अगर आप टेबल में AR की वैल्यू 5 लेते हो तो हर जगह पे फर्स्ट यूनिट पे 5 ही आएगी, मतलब TR की वैल्यू भी 5 होगी, MR की वैल्यू भी 5 होगी। अब ये MR के फॉर्मूला की हेल्प से मैं सारी MR की वैल्यूज कैलकुलेट करूंगी। देखो फर्स्ट यूनिट में मैंने बताया सेम ही रहेगी, 10 ही आ गई। दूसरे यूनिट पे कैसे करेंगे, 20 माइनस 10 10, अगले पे 30 माइनस 20 10, अगले पे 40 माइनस 30 10। तो हमारा टेबल बन गया। आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर आप AR की वैल्यू चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी MR और TR की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, तो आप उस अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेना। अब आप जब ये टेबल को डायग्राम में प्लॉट करते हो तो आप देखोगे कि देखो AR और MR का जो कर्व बनेगा वो कोइंसाइड करेगा एक दूसरे के ऊपर और वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्यों कोइंसाइड कर रहा है, मतलब AR MR का कर्व एक ही क्यों है, क्योंकि देखो फर्स्ट यूनिट पे अगर MR 10 है तो AR भी 10 है, सेकेंड यूनिट पे अगर MR 10 है तो AR भी 10 है। मतलब जैसे जैसे आउटपुट भर रहा है AR और MR की वैल्यू सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रही। हर यूनिट पे अगर MR 10 है तो AR भी 10 है, तो ऑब्वियसली अगर वैल्यू सेम है तो दोनों कर्व्स भी है वो कोइंसाइड ही करेंगे। ये आपका कर्व बन गया। और जो TR है वो TR आप देखो वो इंक्रीज कर रहा है, आप टेबल में ये चीज़ देखो वो इंक्रीज कर रहा है पर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। देखो अगर फर्स्ट यूनिट पे 10 थी TR तो सेकेंड यूनिट पे क्या होगी 20, चेंज कितने का आया 10 का।
अगले थर्ड यूनिट पे अगर टीआर थी 30 तो सेकेंड यूनिट पे क्या थी 20, चेंज कितने का आया 10 का। मतलब टीआर की वैल्यू इंक्रीज तो कर रही है पर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करिए, मतलब वो 10 की रेट से ही इंक्रीज करिए हर यूनिट पे। तो वो क्या बन गई लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बन गई टीआर का कर्व। ठीक है, और ये जो टीआर का कर्व है वो 45 डिग्री बनाता है विद द एक्स एक्सिस। मैं दोबारा से यही मतलब मैं हर वीडियो में यही आपको सजेशन देती हूँ कि प्लीज़ जो डायग्राम्स होंगे उसको क्रैम मत करना, जो टेबल में वैल्यूज बनी है उसको एक बार प्लॉट करो। जब आप प्लॉट करोगे तो आपके दिमाग में वो डायग्राम बैठ जाएगी। अगर आप वो डायग्राम को आपको कोई बोलेगा ना ये डायग्राम 3 साल बाद भी बनाओ तो भी आपको याद रहेगी अगर आपने प्लॉट की होगी। अगर आपने क्रैम कर ली तो आपको कुछ टाइम के लिए ही याद रहेगी, इसलिए मैं आपको हमेशा ये सजेशन देती हूँ कि पहली बार प्लीज़ प्लॉट करके ही डायग्राम बनाना। एक बार आपने प्लॉट करके बना ली तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने आपको रट्टा लगवा दिया कि ये ऐसे बनेगी डायग्राम तो आपने ऐसे याद कर ली। ठीक है, अब हम करेंगे इसका रिलेशनशिप इंग्लिश में, क्योंकि पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन करो टीआर, एआर और एमआर का रिलेशन। तो जब आप टेबल डायग्राम बनाओगे तो आपको ये कुछ लाइंस भी लिखनी पड़ेंगी। ये बेसिकली लाइंस लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये टेबल और डायग्राम को देख के भी ये लाइंस को लिख सकते हो अपने आप, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। देखो पहले मैंने क्या लिखा है, सिंस द प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स द सेम। ठीक है, हमने यही देखा था कि प्राइजेस जो थे कमोडिटी के वो हर जगह पे सेम थे। क्यों सेम थे, एआर की वैल्यू सेम थी। एआर क्या होता है, प्राइस, इसीलिए प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी सेम थी। परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है। ठीक है, एट ऑल द लेवल ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, सारी लेवल्स ऑफ क्वांटिटी सोल्ड पे देयरफॉर एमआर एंड टीआर कर्व्स आर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, एसटी लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यही हमने डायग्राम में बनाया, कुछ मैंने नया तो लिखा नहीं है। दिस मीन्स बोथ द कर्व्स कोइंसाइड विद ईच अदर, ये मैंने आपको भी बताया था कि वो दोनों कोइंसाइड करते हैं, आप डायग्राम में भी ये चीज़ आराम से देख सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, टी आर कर्व इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। जो टी आर कर्व है वो जीरो है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, क्योंकि वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है ना टी आर कर्व, तो वो जीरो है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। एज ए रिजल्ट इट पासिस थ्रू ओरिजिन, इसके कारण वो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो। अगला पॉइंट, टी आर कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ये मैंने आपको पहले बताया। देखो पॉजिटिवली स्लोप स्लेट लाइन क्यों है, क्योंकि टी आर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है, कौन से रेट पे इंक्रीज कर रही है, कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है। तो आई होप आपको रिलेशनशिप अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन रेवेन्यू कर्व्स का समझ लग गया होगा। अब हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, एम आर, ए आर व्हेन प्राइजेस आर चेंजिंग। तो या वो मोनोपोली में चेंज करेंगे या वो मोनोपोलिस्टिक में चेंज करेंगे, हम ये दो ही स्टडी करेंगे। पहले हम स्टडी करते हैं मोनोपोली के केस में। मोनोपोली का केस एक ऐसा केस होता है, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें खाली एक सेलर होता है, मतलब बेचने वाला एक ही है और खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। जब बेचने वाला एक ही है तो कोई ऑब्वियसली क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता प्रोडक्ट का। मतलब अगर पूरी मैं एग्जांपल लेती हूँ, सपोज करो इंडिया में किसी एक प्रोडक्ट को पेन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, सपोज करो पेन, अगर ऑब्वियसली पेन बहुत ज़्यादा, पेन्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रीज़ या फर्म्स प्रोड्यूस करी है। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ आपको समझाने के लिए कि अगर सपोज करो पेन जो है खाली एक ही इंडस्ट्री प्रोड्यूस करी है, तो अगर वही इंडस्ट्री प्रोड्यूस करी तो उसको कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, सभी को पेन्स की ज़रूरत है तो वो पेन्स खरीदेंगे और उसी इंडस्ट्री से खरीदेंगे। ठीक है, अब ये मार्केट सिचुएशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जिसमें एक रिस्ट्रिक्शन होती है एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स की। मतलब एक रिस्ट्रिक्शन एम्प्लॉय होती है कि ना कोई इंडस्ट्री आ सकती है और ना कोई इंडस्ट्री जा सकती है।
ठीक है। अब इसके लिए मैं मतलब सब्सटीट्यूट के लिए मैंने पेन्स की एग्जांपल दी है। वैसे हम इसके लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल दूंगी। जैसे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है वो बेसिकली गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म्स को एंटर नहीं करने देती इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर। तो उसने एक रिस्ट्रिक्शन एम्प्लॉय कर दी कि प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं कर सकता, ये सारा जो इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो इसको अगर मैंने क्लोज सब्सटीट्यूट की भी बात करनी है, इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है नहीं, और ऑब्वियसली खाली गवर्नमेंट सेक्टर ही उसको सेल मतलब ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो पब्लिक को गवर्नमेंट से ही ये सब सर्विसेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर हमने बोला कि ये मार्केट में क्या होता है, जो प्राइजेस होता है ना उसका पूरा कंट्रोल फर्म के पास होती है। ऑब्वियसली एक ही सेलर है तो उसके पास पूरा कंट्रोल है, वो जितने मर्जी प्राइस पे गुड्स को सेल कर सकता है। पर अगर वो प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्राइस पे सेल करेगा तो क्या एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसकी इनकम बहुत कम है वो उसको डिमांड करेगा? वो नहीं डिमांड करेगा। उस केस में अगर डिमांड प्रोडक्ट की हो नहीं रही तो जो फर्म या इंडस्ट्री प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे तो उसको लॉसेस की सिचुएशन आ सकती है। तो इसीलिए अगर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए ये मार्केट में क्या होता है, प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को थोड़ा बहुत डिक्रीज करना पड़ता है ताकि वो कैप्चर कर सके मार्केट को, ताकि जो फर्म या इंडस्ट्री है मार्केट को कैप्चर कर सके और उनकी प्रोडक्शन जिसके कारण इंक्रीज कर सके। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो AR MR कर्व्स होते हैं ना वो स्टीपर होते हैं। ये वैसे मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी कि क्या मतलब हुआ स्टीपर का। अच्छा देखो, आउटपुट सोल्ड मैंने 1 to 7 ली, टेबल एक्सप्लेन करने लगे। अब आउटपुट सोल्ड मैंने 1 to 7 ली। ठीक है, मैंने आपको बोला कि मार्केट को कैप्चर करने के लिए उनको अपने प्राइजेस को डिक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे करके उनको अपने प्राइजेस को डिक्रीज करना ही पड़ता है ताकि वो मार्केट को कैप्चर कर सके। अगर वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो खाली रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही प्रोडक्ट्स को मतलब डिमांड करेगी, जिसके कारण उनकी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, और थोड़ा बहुत जो फर्म या इंडस्ट्री को लॉसेस की सिचुएशन हो सकती है उस केस में। इसीलिए मैंने आपको बोला प्राइजेस डिक्रीज होंगे, और प्राइजेस एक्चुअली होते क्या है, ये होते हैं AR। प्राइजेस क्या होते हैं, AR होते हैं। तो मैंने प्राइजेस को डिक्रीज कर दिया, मतलब पहले 4 ले लिया, फिर 3.5 ले लिया, फिर 3 ले लिया, धीरे धीरे करके मैं प्राइजेस को डिक्रीज कर रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि कौन सी सिचुएशन में आके मेरे को ऐसा लग रहा है कि डिमांड जो है अब मेरे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा हो रही है, और उस सिचुएशन पे आके हो सकता है कि जो फर्म या इंडस्ट्री है और प्राइजेस को डिक्रीज ना करे मोनोपोली के केस में। ठीक है, अच्छा अब जब मैंने AR निकाल लिया तो मैं TR और MR की वैल्यूज तो आराम से निकाल सकती हूँ। अभी मैंने आपको पीछे समझाया है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन में ही समझाया कि कैसे मैं TR और MR की वैल्यू AR की हेल्प से निकाल सकती हूँ। तो आई होप अगर आपने ऊपर की चीज़, ऊपर का परफेक्ट कंपटीशन अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझा तो यहाँ पे भी आपको TR और MR की वैल्यूज निकालने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब हमने टेबल बना लिया है। ठीक है, तो टेबल बना लिया है तो अब हमने डायग्राम बनानी है। तो आप टेबल की हेल्प से ऑब्वियसली डायग्राम बना सकते हो। आप पहले टेबल को अच्छी तरीके से मैं एक बार आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, AR की वैल्यू हमारी कम हो रही है धीरे धीरे करके। ठीक है, अब AR की वैल्यू मतलब प्राइजेस की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, पर TR की वैल्यू पहले तो इनिशियली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पर कौन से रेट से इंक्रीज हो रही है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद मतलब यहाँ तक यहाँ तक इंक्रीज तो हो रही है TR की वैल्यू, पर कौन से रेट से इंक्रीज हो रही है, डिमिनिशिंग रेट से, क्योंकि रेट ऑफ TR क्या होता है, MR, और MR की वैल्यू देखो फॉल कर रही है, पहले 4 थी, फिर 3 थी, फिर 2 थी, फिर 1 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो TR की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, ये वाला पॉइंट 5th लेवल जो है उसकी मैक्सिमम हो जाती है। मैक्सिमम क्यों हो जाती है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि जो MR की वैल्यू है ना 5th लेवल पे वो 0 हो जाता है। उसके बाद जो TR की वैल्यू है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। जैसे वो डिक्रीज करती है, वो डिक्रीज क्यों करती है, क्योंकि जो MR की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है, MR की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को ना समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक कोरिलेशन का मतलब तरीका अपनाती हूँ, जब आपको थोड़ा ये चीज़ दिमाग में बैठ जाए।
अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस प्रोडक्शन फंक्शन की और कॉस्ट की देखी होगी ना, तो आपको ये जो मैंने अब रिलेशनशिप थोड़ा सा एक बनाने लगी हूँ तीनों चैप्टर्स के बीच में, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, तो इजीली समझ लग जाएगा। देखो हमने प्रोडक्शन फंक्शन में क्या देखा था, प्रोडक्शन फंक्शन में हमने देखा था कि जो टीपी होती है वो इनिशियली इंक्रीज करती है। वो इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि मतलब लेबरर्स की एफिशिएंसी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है। अगर लेबरर्स की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होएगी तो हमें रेवेन्यू कितना, प्रोड्यूसर को रेवेन्यू क्या होएगा, उसको ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। तो इसीलिए इनिशियली जो एमआर की वैल्यूज है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इनिशियली वो इंक्रीज कर रही है। उसके बाद में हमने क्या देखा कि टीपी की वैल्यू एक पॉइंट पे थोड़ी देर बाद फॉल करना शुरू हो जाती है। ठीक है, टीपी की वैल्यू फॉल करना शुरू होती है, फिर वो जीरो हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। मतलब बेसिकली जो रेट है वो डिक्रीज करना शुरू हो गया। इसी कारण जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करना, मतलब डिक्रीज टीपी क्यों करता है, क्योंकि लेबर की एफिशिएंसी अब कम हो रही है। लेबर की एफिशिएंसी कम होती है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगी तो प्रोड्यूसर को रेवेन्यू कम होएगा, उसका रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण टीआर की वैल्यू फॉल करना शुरू हो जाती है। ये 5 to 7 के बीच में हम देख सकते हैं वैल्यूज कि उसकी वैल्यूज टीआर की वैल्यू फॉल करेंगे। तो अब यही टेबल को बेसिकली मैं डायग्राम में प्लॉट करूंगी। एक्स एक्सिस में मैंने क्वांटिटी सोल्ड ले लिया, वाई एक्सिस में मैंने टीआर, एआर और एमआर की वैल्यूज थी। अब मैं फिर वही सजेस्ट करती हूँ आपको, प्लीज वैल्यूज को प्लॉट करना, तो आपका ये वाला कर्व जो मैंने बनाया है ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली पहले क्या हो रहा है, टीआर की वैल्यू इंक्रीज करिए, जब टीआर की वैल्यू इंक्रीज करिए तो एमआर की वैल्यू और एआर की वैल्यू फॉल करिए, बट दोनों कर्व्स जो है वो पॉजिटिव ही रहते हैं। उसके बाद जब टीआर की वैल्यू मैक्सिमम एंड कांस्टेंट हो जाती है तो एआर की वैल्यू तब भी फॉल करती है, पर एमआर की वैल्यू उस पॉइंट पे जीरो हो जाती है। ठीक है, ये जीरो हो गई। उसके बाद जब टीआर की वैल्यू फॉल करना शुरू हो जाती है तो एआर की वैल्यू तो फॉल करती है और वो पॉजिटिव रहती है, पर एमआर की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। जब आप प्लॉट करोगे फिर आपकी डायग्राम ऐसी की ही बनेगी। ठीक है, अब मैंने ऊपर यूज किया था वर्ड, सॉरी, हाँ, ये मोनोपोली के लास्ट फीचर में मैंने लिखा था ए आर एंड एम आर का कर्व्स आर स्टीपर। स्टीपर अब मैंने का मतलब ये हुआ कि वो बहुत स्टीपली नीचे फॉल करी, मतलब ए आर और एम आर जो कर्व्स हैं वो दोनों, देखो डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो कर्व्स है बहुत स्टीपली, मतलब बहुत तीखेपन से नीचे गिर रही है। वैल्यूज देखो नीचे ही गिरेगी दोनों की, पर बहुत तीखे रेट से नीचे गिर रही है। ये आप डायग्राम में स्टीपर बड़े इजीली समझ सकते हो कंसेप्ट को। वैसे मैं एक बार दोबारा बताऊंगी जब मैं मोनोपोलिस्टी का कंसेप्ट समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन समझ लग जाएगा बेसिकली। अच्छा, अब फिर हम थ्योरेटिकल लाइंस पढ़ते हैं। क्या है, व्हेन एम आर एंड ए आर आर फॉलिंग, जब एम आर और ए आर फॉल करता है, टी आर इंक्रीज तो करता है पर कौन से रेट से करता है, डिमिनिशिंग रेट से। ये मैंने टेबल में ही आपको समझा दिया था। बट द वैल्यू ऑफ ए आर, जो वैल्यू है ए आर की, इज ग्रेटर देन एम आर। ऑब्वियसली ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो और आप टेबल में भी देख सकते हो कि ए आर की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एम आर, जिसके कारण ए आर कर्व जो है वो ऊपर है और एम आर कर्व नीचे है। व्हेन एम आर इज जीरो, जब एम आर की वैल्यू जीरो हो जाती है, बट ए आर इज फॉलिंग एंड पॉजिटिव, ए आर जब एम आर की वैल्यू जीरो हो जाती है तब भी ए आर जो है वो फॉल करता है, पॉजिटिव ही रहता है। उस केस में क्या होता है कि जो एम आर होता है वो मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाता है, मतलब मैक्सिमम पॉइंट को रीच कर जाता है और वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। उस पॉइंट के बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोला कांस्टेंट। ठीक है, आगे है व्हेन एम आर बिकम्स नेगेटिव, जब एम आर नेगेटिव हो जाता है पर ए आर जो है वो फॉल करता है, पॉजिटिव ही रहता है, उस सिचुएशन में जो टी आर होता है वो फॉल करना शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पे मैंने टी आर की वैल्यू फॉल करना शुरू कर दी। अब आपको दो रिलेशनशिप्स मैंने समझा दिए, पहला समझाया परफेक्ट कंपटीशन का और दूसरा मैंने समझाया आपको मोनोपोली का।
अब हम लास्ट करेंगे मोनोपोलिस्टिक का। मोनोपोलिस्टिक का जो सिचुएशन है वो बिल्कुल सिमिलर है मोनोपोली के, बस थोड़ा सा चेंज आना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। चलो, रिलेशनशिप बिटवीन TR, MR, AR व्हेन प्राइसेस कीप ऑन चेंजिंग। जब प्राइसेस चेंज करते हैं, हम कौन सी सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो, मोनोपोली में हमने देखा एक खाली सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, पर मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, बहुत ज्यादा बायर्स भी है और बहुत ज्यादा बेचने वाले लोग भी हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है? जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। अब प्रोडक्ट्स डिफ्रेंशिएशन का क्या मतलब हुआ? जैसे इंडिया में अब हम सोप की बात करें, कितने सोप ब्रांड्स है? खाली एक सोप ब्रांड थोड़ी है, जैसे लक्स है, डव है, पियर्स है, और भी कई कई मतलब सोप ब्रांड्स है। कितने सोप ब्रांड्स है? तो प्रोडक्ट्स क्या है? बेसिकली डिफरेंशिएटेड है, मतलब दो हर प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत काम तो सभी प्रोडक्ट का सेम ही है, सारे टाइप्स ऑफ सोप्स का काम तो सेम ही है, बस थोड़ा बहुत 19-21 का प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो गई, जिसके कारण उसके नाम में डिफरेंट, मतलब प्रोडक्ट्स के नाम डिफरेंट आ गए। जैसे एक सोप का टाइप दे दिया डव, एक का नाम दे दिया मेडिमिक्स, एक का नाम दे दिया लक्स, ऐसे। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, जो कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का काम, जिसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत है 19-21 का प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अब इस मार्केट में क्या होता है? नो रिस्ट्रिक्शन होती है एंट्री में और एग्जिट ऑफ फर्म में। कोई भी फर्म एंटर कर सकती है और कोई भी फर्म एग्जिट कर सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर सपोज करो मेरा दिल करता है सोप के कंपनी खोलने का, ठीक है, सोप की इंडस्ट्री खोलने का, तो मैं भी खोल सकती हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज सच। अगर किसी एग्जिस्टिंग फर्म को लग रहा है कि मुझे यहाँ पे सोप प्रोड्यूस करके फायदा नहीं हो रहा, मुझे लॉसेस की सिचुएशन एग्जिस्ट करनी पड़ेगी, तो वो छोड़ भी सकता है, मतलब वो इंडस्ट्री को लीव भी कर सकता है। उसके बाद क्या? फर्म हैज पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइसेस। जो फर्म होती है ना, इंडिविजुअल फर्म, वो पूरा कंट्रोल नहीं कर पाती प्राइसेस के ऊपर। ठीक है, क्यों कंट्रोल नहीं कर पाती? क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। अगर सपोज करो 10 सोप के प्रोडक्ट्स ब्रांड्स बेसिकली मार्केट में एग्जिस्ट करें, अगर एक ब्रांड प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, मतलब उस बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड उसकी डिमांड कम हो जाएगी, कोई भी उसको खरीदना नहीं चाहेगा। इसीलिए कॉम्पिटिटर्स के कारण हमें इस मार्केट सिचुएशन में प्राइसेस के ऊपर पूरा हम कंट्रोल नहीं कर सके। हमें प्राइसेस कैसे फ्लक्चुएट, कैसे मतलब हम प्राइस को अप एंड डाउन कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के प्राइसेस को देख के। ये आप नॉर्मल आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो आपको ये इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लगना चाहिए। आगे इसका मैंने टेबल नहीं बनाया जस्ट बिकॉज, क्योंकि इसका मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का टेबल जो है वो बिल्कुल सेम होता है, ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं आता। बस बेसिक फर्क क्या है, इसमें जो प्राइजेज है मोनोपोली में, इसमें शार्पली डिक्रीज करे, मतलब पहले थे प्राइस, जैसे प्राइस क्या होता है AR, शार्पली डिक्रीज करे, पहले 4 थे, फिर 3.5 हुए, फिर 3 हुए। पर अगर मोनोपोलिस्टिक क्या सिचुएशन आए तो प्राइजेस जो है बहुत धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं। क्यों धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कॉम्पिटिटर्स के प्राइजेस को देख के अपने प्राइजेस को अप एंड डाउन करना पड़ता है। अगर जैसे मोनोपोलिस्टिक की सिचुएशन है तो पहले प्राइस 4 है, तो उसके बाद हम प्राइस कर देंगे 3.9, फिर 3.7, ऐसे प्राइजेस फॉल करते हैं। ठीक है, तो इसकी ऐसे आपको टेबल को लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट था वो मैंने समझा दिया, बेसिकली क्या होता है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के टेबल में फर्क। ठीक है, जब आप ऐसे टेबल बनाओगे तो आप देखोगे कि जो AR और MR कर्व्स है ना, वो बड़ा धीरे धीरे धीरे, अब प्राइजेस धीरे धीरे फॉल कर रहे हैं तो AR MR कर्व भी जो है वो धीरे धीरे ही फॉल करेगी। इसी कारण हम बोलते हैं AR एंड MR कर्व्स आर फ्लैट है, मतलब धीरे धीरे फॉल करे AR MR कर्व्स, तो ये कर्व्स जो होते हैं वो होते हैं फ्लैटर होते हैं। और बाकी डायग्राम तो बिल्कुल सेम ही बनी है कि पहले जब TR की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो AR MR की वैल्यू फॉल कर रही है बट पॉजिटिव रहती है। फिर जब TR की वैल्यू मैक्सिमम एंड कांस्टेंट होती है तो AR की वैल्यू फॉल तो करती है पर MR की वैल्यू 0 हो जाती है।
और लास्ट में था जब टी आर की वैल्यू फॉल करती है तो ए आर की वैल्यू फॉल करती है पर पॉजिटिव रहती है, और एम आर की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, फॉल करते करते नेगेटिव हो जाती है। और हम लास्ट में वो इंग्लिश लाइंस पढ़ लेते क्या है। व्हेन एम आर एंड ए आर फॉलिंग, जब वो फॉल करते हैं, टी आर इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, टी आर इंक्रीज तो करता है पर कौन से रेट पे, डिमिनिशिंग रेट में। मोनोपोली में भी ऐसा ही था, ठीक है। फिर बट द वैल्यू ऑफ ए आर इज ग्रेटर देन एम आर, मोनोपोली में भी यही थी और मोनोपोलिस्टिक में भी यही है, ठीक है। व्हेन एम आर इज जीरो, जब एम आर जीरो हो जाता है तो ए आर इज फॉलिंग एंड पॉजिटिव, ए आर फॉल करता है पर पॉजिटिव रहता है। उस सिचुएशन में जो एम आर होता है वो मैक्सिमम एंड कांस्टेंट हो जाता है। लास्ट है व्हेन एम आर बिकम्स नेगेटिव, जब एम आर नेगेटिव हो जाता है पर उस सिचुएशन पे जो ए आर होता है वो फॉल करता है और पॉजिटिव रहता है, तो जो टी आर होता है वो फॉल करना शुरू होता है, ये वाली सिचुएशन, ठीक है। लास्ट सिचुएशन ये वाली सिचुएशन है। एक बार मैं आपको बोला था कि मैं फ्लैटर और स्टीपर का मीनिंग समझाऊंगी दोबारा से, तो वो मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देती हूँ। देखो, मोनोपोली में जो ए आर एम आर कर्व्स होते हैं वो होते हैं स्टीपर, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा है, हाँ, मोनोपोली में ए आर एम आर कर्व जो होते हैं वो स्टीपर होते हैं। अब वो स्टीपर क्यों होते हैं कि जो ए आर और एम आर की वैल्यूज है ना वो एज कम्पेयर टू मोनोपोलिस्टिक कर्व्स के कंपैरेटिवली तेजी से गिरती हैं, ठीक है। पहले थी 4, फिर 3.5, फिर 3, मतलब तेजी से गिर रही है। इसी कारण जो कर्व्स बन जाती है ना ए आर एम आर, वो स्टीप बनती है थोड़ी, ये आप डायग्राम में देख सकते हो। पर जब हम मोनोपोलिस्टिक की बात करेंगे तो मोनोपोलिस्टिक में ए आर एम आर कर्व जो होती है वो होती है फ्लैटर, ठीक है। वो फ्लैटर क्यों होती है, क्योंकि जो प्राइजेस होते हैं इस केस में वो बहुत धीरे धीरे, मतलब पॉइंट्स के फॉर्म में डिक्रीज करते हैं। जैसे पहला था सपोज करो 4, फिर हो गया 3.9, फिर 3.6, ऐसे वैल्यूज डिक्रीज करते, पॉइंट्स में वैल्यूज डिक्रीज करती, जिसके कारण ए आर एम आर कर्व मोनोपोली के कंपैरेटिवली फ्लैटर होता है। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो। आई होप आपको रेवेन्यू का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ लग गया होगा। तब भी मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि हमने क्या समझाया है इस वीडियो में। पहले मैंने आपको सबसे पहले रेवेन्यू का मीनिंग बताया, उसके बाद मैंने आपके साथ टाइप्स ऑफ रेवेन्यू डिस्कस की, जिसमें मैंने आपके साथ की टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का कंसेप्ट। फिर मैंने रिलेशनशिप्स डिस्कस किए टी आर, एम आर और ए आर के बीच में। सबसे पहले किया मैंने परफेक्ट कंपटीशन के केस में। परफेक्ट कंपटीशन में ये चीज़ ध्यान में रखना कि ए आर एम आर कर्व जो होती है वो कोइंसाइड करती है, ठीक है, कि बच्चों को भूल जाती चीज़। उसके बाद हमने रिलेशनशिप डिस्कस किया मोनोपोली के केस में। मोनोपोली के केस में याद रखने वाली चीज़ है कि ए आर एम आर कर्व जो होती है वो स्टीपर होती है। वो स्टीप क्यों होती है कि वैल्यूज इस केस में इस मार्केट सिचुएशन में बहुत स्टीपली, बड़ी तेजी से गिरती हैं, ठीक है। और लास्ट हमने किया मोनोपोलिस्टिक का, जो एक्चुअली मोस्टली एग्जिस्ट करता है मार्केट में। अब मोनोपोलिस्टिक में हमने देखा जो प्राइजेस होते हैं वो बड़े धीरे धीरे पॉइंट्स के फॉर्म में डिक्रीज करते हैं। वो पॉइंट्स के फॉर्म में डिक्रीज करते हैं, जिसके कारण ए आर एम आर कर्व जो होते हैं वो फ्लैटर होते हैं। वो पॉइंट्स में क्यों डिक्रीज करते हैं, क्योंकि फर्म्स को प्राइस अपने कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग डिक्रीज करने पड़ते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देंगे तब भी उनको लॉस की सिचुएशन है, अगर वो नहीं डिक्रीज करते तब भी उनको लॉस की सिचुएशन है। मतलब उनको अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के अपने प्राइसेस को कंट्रोल करना पड़ता है प्रोडक्ट्स के, जिसके कारण उनके प्राइसेस बहुत धीरे धीरे गिरते हैं और ए आर एम आर कर्व फ्लैटर बन जाती है। ये आप डायग्राम में देख सकते हो आराम से। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये रेवेन्यू कंसेप्ट समझ लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल and do write something in the comment section. This motivates me to make more such videos on different concepts of economics, and don't forget to share my channel among your friends. Thank you.